एक मिनट एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गिरिराज सिंह उम्मीदवार हैं और वहां से खबर यह आ रही है कि हंगामा किया आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जिसके बाद काउंटिंग को रोक देना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के बेगूसराय से खबर आ रही है जहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है जिसके बाद काउंटिंग को कुछ देर के लिए रोक देना पड़ा है। गिरिराज सिंह वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और एक और बड़ा चर्चित नाम कन्हैया कुमार वो भी वहां पर बिल्कुल पीछे चल रहे थे। सुबह से हमने देखा हाँ। और पूरा आधा से ज्यादा बॉलीवुड और फुटबॉल इंटरेक्शन हो गया। एक बहुत बड़ा अच्छा एक चीज जब कन्हैया कुमार वहां पर उतरे थे तब यहाँ जेएनयू से बहुत लोग उनके प्रचार के लिए गए थे। एक इस तरह से माहौल शायद क्या ये जो नतीजा है बेगूसराय के पहले से तय था जो अभी तक दिख रहा है ठाकुर के लिए जा सकते हैं बिल्कुल तय था। एक करके सतही स्तर पर ये बातें रखी गई थी। सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार पूरी तरह से छाए हुए थे लेकिन एक इशू पे बात कर रहे हैं जमीनी स्तर पर कन्हैया कुमार खुद कैंडिडेट नहीं थे और ये बिहार की जनता बेगूसराय की जनता जानती थी कि वो तीसरे नंबर पर आएंगे जो वास्तविकता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है विचारधारा है कन्हैया कुमार को आप ऐसे लीजिए जो मोदी जी के अगेंस्ट लड़ रहा है जो मोदी जी के उन जन विरोधी भावनाओं से लड़ रहा है। मोदी जी ने मोदी को बधाई है। सुनिए जीत के आगे मोदी जी बात सुनिए मोदी जी विचारधारा है। आप प्रज्ञा ठाकुर की विचारधारा को आगे ले जाते हैं ना। प्रज्ञा ठाकुर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। सर आप उसको कहिए गोडसे की विचारधारा को आगे ले जाते हैं। ठीक है एक मिनट अफजल अब्बास साहब हैं मेरे साथ जेडीयू प्रवक्ता अफजल अब्बास साहब हैं इस वक्त उनके पास मैं सीधा चल रहा हूं अफजल अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास साहब अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपके लिए तो बल्ले बल्ले वाली तस्वीर है और वहां बिहार में भी जो तस्वीर है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपका पहला रिएक्शन महागठबंधन का जादू नहीं चल पाया वहां पर? कि महागठबंधन का जादू चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 13 साल के दौरान हुकूमत में बिहार को एक तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचाया और जमीनी सतह पर उठा के देख लीजिए जिस तरह से काम हुआ है और एक तरह से नीतीश कुमार बिहार के इकलौते नेता है जिसका कोई सानी नहीं है। और दूसरी बात देश के प्रधानमंत्री का साथ रामविलास पासवान जी का साथ एक जो गठबंधन बना मैं समझता हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग गठबंधन था। और दूसरी बात दूसरी तरफ उठा के देखिए महागठबंधन बना दिखाने के लिए महागठबंधन था। इनमें सॉलिडिटी नहीं थी एकता नहीं थी यूनिटी नहीं थी। और अब देखिए अगर राहुल गांधी जी सुपौल जाते हैं वहां पे तेजस्वी नहीं जाते हैं तो आपस में कन्फ्लिक्ट और इतना था इन लोगों में। इसके बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन बुरी तरह से परास्त हुआ। और देश स्तर पर उठा के देखिए तो एक मैसेज गया था पूरे हिंदुस्तान में कि इनके पास एनडीए में तो नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बनने जा रहे हैं लेकिन इनके पास है कौन? तो देश में एक मजबूत सरकार चाहिए कि मजबूत सरकार। ये बहुत बड़ा स्लोगन प्रधानमंत्री का काम किया है कि हम मजबूत सरकार देंगे मजबूत सरकार नहीं हमने देखा देंगे। तो मिला जुला के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर एक अच्छी तस्वीर की लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके इस बार वोटिंग की है। क्या यही तस्वीर आपको लगता है आगे भी बिहार के अंदर हम देखते रहेंगे? अब जात पात की जो दीवार है वो टूटेगी? बिल्कुल नहीं मैं आपको यकीन मैं 2010 में मैं किसी और पार्टी 2010 में जब मैं जेडीयू ज्वाइन किया था मैं उसको एक वाकया सुना दूं आपको कि 2010 में जो 2005 से 10 के बीच में नीतीश कुमार जब बिहार के पहले सीएम बने थे उस वक्त मुसलमानों ने कई ऐसे विधानसभा में खुल के वोट दिया था कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार चाहिए। तो जात पात क्लास से उठकर बिहार की आवाम देखना चाहती है। बिहार की आवाम वो 15 साल के इतिहास को दोहराना नहीं चाहती है। बिहार तरक्की कर रहा देश स्तर पर नाम कर रहा। मैं दिल्ली में रहता हूं खास करके दिल्ली में बिहारी का जो सम्मान बढ़ा नीतीश कुमार की वजह से बढ़ा हुआ है। तो अब बिहार के आवाम जो है 11 करोड़ की जो आवाम है वो देखना चाहती है और तरक्की देखना चाहती है बिहार को। ये सब बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से इंडिया सफल क्यों नहीं हो पाया? सीटों के बंटवारे में बहुत देर कर दी क्या? सीटों का बंटवारा पहले हुआ होता तो तस्वीर अलग होती। तो मैंने कहा नहीं सवाल है महाराष्ट्र में आप देखिए हमारे यहाँ बहुत आज से इलेक्शन से 4 महीना 5 महीना पहले ही 16, 17, 17, 6 का बंटवारा हो चुका था। कोई डिस्प्यूट नहीं था। मुझे याद है कि ये बीजेपी यूपीए के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को 6 सीट मिलेगा 8 सीट मिलेगा। तनकीद पर तनकीद कॉमेंट क्या करते हैं। कांग्रेस बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और अपना सीट छोड़ के 17 सीट मिले दिया 17 पे हम लड़े। मैं समझता हूं कि एक यूनिटी जो थी बिहार की
इसी सवाल को लेकर अभी आप जी के पास में चलता हूं। इसी सवाल को लेकर मैं अभी आप जी के पास और ये हमारे साथ बनी हुई है। सर आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब्बास साहब आपके पास में वापस लौटूंगा। अमित जी, क्या बिहार में मतलब क्या वजह रह गई, क्या देरी हो गई गठबंधन करने में? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि जब गठबंधन बन रहा था तो कुछ टसल नजर आ रही थी, कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही थी शुरुआत में, और चीजें स्ट्रीमलाइन होते होते आपको लग रहा है कि बहुत देर हो गई, और इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अब दिख रहा है हमको रुझानों में। की देरी की बात नहीं है, पर आप वो यहाँ बिहार का एक अलग इक्वेशन बना हुआ है। आपने देखा था कि नीतीश जी बार बार कह रहे थे कि वो बीजेपी का साथ नहीं रहेंगे, पर वो कन्वीनियंटली फिर ये बदल जाते थे। हमारे गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइमली हुआ है। पर जो आप बात बता रहे हैं कि जो बात करनी थी रोजगारी की या तो एक गवर्नेंस मॉडल देने की, वो नैरेटिव कभी आया ही नहीं बीजेपी के उसमें। तो हमें आप ऐसा करें कि भाई महागठबंधन पे सवाल उठाए, वो तो सारे मुद्दे लेके गए थे लोगों के पास। पर अब जब वर्डिक्ट आता है और लोगों ने वो पसंद नहीं किया है तो सर आंखों पे, पर आप ऐसा नहीं कह सकते पहले होता या बाद में होता, तो ये फर्क आता है। वैसे टाइम की बात नहीं है ये। वर्डिक्ट अगर ये आ रहा है जैसा आप कह रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना नैरेटिव नहीं समझा पाए। इसका तो सिर्फ यही मतलब निकलता है। और आप कह रहे हैं कि वो गवर्नेंस नहीं दे पाए। हाँ, ये पॉसिबल है कि हमारा नैरेटिव कन्विंसिंग, हमारा नैरेटिव, हाँ हमारा नैरेटिव शायद कन्विंसिंग नहीं रहा, और हमने नैरेटिव ले जाने में शायद थोड़ी देरी कर दी कैंपेनिंग में, वो बात हो सकती है। पर गठबंधन लेट हुआ या बाद में हुआ तो वो तो बात नहीं है। ठीक है, ये जो देरी हुई इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगी? नाम किसी का ले पाएंगी? नहीं, नाम की बात नहीं है। शायद इतना फेज में जो इलेक्शन हुआ, और हर फेज में जैसे बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर ने नैरेटिव बदलते रहे ना, वो एक नैरेटिव पे रहे जो नैरेटिव होना चाहिए था कि लोगों की रोजगारी, जमीनी हकीकत पे बात करनी चाहिए थी, वो रियल इश्यूज थे। पर उन्होंने वो बात हर बार नैरेटिव बदलते रहे तो मीडिया भी वो नैरेटिव पे चली गई, और मीडिया ने भी वही नैरेटिव पे कॉन्सेंट्रेट किया। ज्यादातर जमीनी हकीकत पे भी मीडिया ने ध्यान, वो इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया। तो सारे कई फैक्टर्स हैं जिसपे हमें सोचना चाहिए। लेकिन मैडम कम से कम हमारे ऊपर तो आरोप आप मत लगाइए। हमने वही नैरेटिव दिखाया। सबसे कन्वीनियंट है। नहीं, नैरेटिव की आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं कहती हूँ आप वो नैरेटिव जैसे बदलता गया, मीडिया भी वो नैरेटिव पे चलती रही। मैम, हमने तो आपकी बात भी पहुंचाई और बाकी दलों की बात भी पहुंचाई। हम किसी ठीक है, इसी इशू को लेकर अभी चूंकि हम नहीं, अभी चूंकि हम बिहार पे बात कर रहे हैं तो बिहार के इशू को लेकर ही जो मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनके पास चल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि सर बिहार में क्या गलत साथी चुन लिया? क्योंकि आरजेडी में पहले से ही हमने देखा था कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में टसल चल रही थी, और वो टसल अभी भी है अंदर खाने कहीं ना कहीं। हालांकि उसको ओवरकम करने की कोशिश वो लोग करते हैं। तो क्या एक गलत साथी चुन लिया बिहार में, जिसका जो महागठबंधन जिस सोच के साथ बना था वो परफॉर्म नहीं कर पाया? नहीं, देखिए, इस पे हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कोई हमने गलत साथी चुना या फिर कोई नई सोच या कोई नई विचारधारा की वजह से कुछ ये इस तरह के रुझान आ रहे हैं। यहाँ पर जो समझने की बात है, ये जो चुनाव हुए हैं ये 543 सीटों पे हुए हैं, और हमने दिखाया क्या है कि एक ही चेहरा, एक ही व्यक्ति और एक ही समस्या। भाई जमीनी मुद्दे तो बिल्कुल ही अलग थे, जमीनी मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो पाई इस बार। यहाँ पर इस चुनाव में जो हुआ है ये एक बेहद चिंतन का विषय है कि जो जमीन की जो धरातल पे जो समस्याएं हैं, ना तो उनके ऊपर कोई बातचीत हुई है, ना वार्ता हुई है, और ये पूरा मुद्दा वही चुनाव बन के रह गया है। अब जो देखने की बात आएगी, अभी देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमें इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी आएगा। चुनाव आयोग ने भी कहा था 12 से 20 घंटे तक का उनको समय चाहिए। अभी इनको हम जो मान रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसको हम लोग पूरा
लेकिन सर अब ये जो नतीजे हैं, ये जो रुझान आ नहीं, रहे हैं, इसको मान रहे हैं। कितना ऊपर देखिए नीचे? अब मेरे हिसाब ये कहाँ चला जाएगा? से 20% के करीब हो गया होगा। नहीं सर, अब 12 बज गया, 4 घंटा करीब हो गया, 4 घंटे हो गया, काफी हो गया। हम 40-50% तमाम जो हो गया गेस्ट हमारे होगा। साथ जुड़े हैं, सबका क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। सर ये बताइए, जैसा अभी उन्होंने कहा कि एक ही चेहरा, एक ही मुद्दा था, बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं हुई, दूसरा कोई चेहरा नहीं आया, तो आप एक बात बताएं ना, ये तो तमाम दलों की बात है। कांग्रेस ने क्यों इतनी तवज्जो दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बाकी दलों ने क्यों दी? वो अपना मुद्दा लेकर के आते हैं, अपनी बातें। हर चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकीदार, मतलब कहने का क्यों? मजमून ये है कि आप उन कांग्रेस पर आरोप मोदी- लगाते गए और वो आपके आरोपों से बड़े होते। आप दूसरे मुद्दे लाते हैं। जनता का जनादेश है और एक पार्टी के नाते हम लोग इसको स्वीकार करना है। ये बात जरूर है कि चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों ने नरेंद्र मोदी को कद से बहुत बड़ा बना दिया और वो इतना बड़ा बन गया कि सारे मुद्दे पीछे छूट गए। और जब वो कद इतना बड़ा हो जाता है तो लोग बिल्कुल उसके साथ में चले गए और अब मुद्दे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये बड़ा कद कब तक रहेगा? क्योंकि 5 साल से हमने देखा, अब अगले 5 साल के लिए भी कम से कम तस्वीर तो यही सामने आ रही है। ये बड़ा कद क्या अभी और बड़ा होना बाकी है? ये बड़ा कद अभी जो है ये अगले 5 साल भी रहेगा और अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो बीजेपी की अध्यक्षता में जैसे अडवाणी जी और वाजपेयी जी का रहा बहुत टाइम तक, अभी आने वाले बहुत समय तक हम देखेंगे कि मोदी जी और अमित शाह छाए रहेंगे। और तो ये देखिए कि पर्सनैलिटी मोदी जी की ठीक है, ठीक है। प्रमोट उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। नहीं ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। पर्सनैलिटी मुझे उदित राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनके पास हम चल रहे हैं। उदित जी, आप ये आरोप लगाकर बीजेपी पर कि दलितों का हित वहां पर नहीं है, बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, आप साथ छोड़ दिया बीजेपी का, आप कांग्रेस में शामिल हो गए और अब जो नतीजे निकल, मैं आ रहा हूं आपके पास। रोकना पड़ेगा यहाँ पर। साध्वी प्रज्ञा कुछ कह रही है। भोपाल की जनता का बहुत बहुत आभार कर रही हूँ, आभार दे रही हूँ उनको, बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये शोर सुन के आप जय श्री राम। लेकर ममता बनर्जी उतरी। हाँ, नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है इस, मतलब गोडसे और जय श्री राम को रोकने वाले अब ये जवाब मिल रहा है। ठीक है, ठीक, अब हम इस तस्वीर पर हम बातचीत करेंगे आगे, लेकिन पहले इस वक्त उदित राज हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास चल रहा हूं। उदित जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपने दलित विरोधी होने का आरोप लगाया अपने बीजेपी पर, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। कुछ दुख हो रहा है आपको क्या कि गलत फैसला ले लिया? देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल मैंने सही स्टैंड लिया है और अभी भी मैं वही बात करता हूं कि धर्म जो है जनता के लिए एक अफीम है, उसका एक बहुत बड़ा इसमें भूमिका रही है। दूसरी बात है मीडिया की भूमिका एक तरफा रही है। बालाकोट में जो हेलीकॉप्टर गिराया गया था हमारे इंडियन फोर्स के द्वारा गिराया गया था, पूरे देश में बेचा गया इस बात को कि हमने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया। ये सच्चाई, और ये जो 2 करोड़ जाप देने का था, 15 लाख का था, ये सब कुछ नहीं हो करके और इस तरह का दलितों का तरह से आरक्षण खत्म कर दिया। सर अप्रैल 2019 से पहले सब ठीक था। मुझे चौंकाने वाले अप्रैल 2019 से पहले सब ठीक था। मुझे नहीं मुझे नहीं, अगर आप एक तरफा आरोप लगाएंगे तो फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था, उसका अगुवाई किया था। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद था, हमने अगुवाई किया था इसी सरकार का। सबरीमाला मंदिर पर हमने विरोध किया, दलित भोज पर भी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। विरोध किया था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। अब तब सांसदी से इस्तीफा देते थे ना आप? सर आप तब इस्तीफा देते थे सांसदी से कि नहीं बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, क्यों दिया? मैं नहीं रहूंगा इस पार्टी का सांसद। क्यों धोखा दिया? क्यों जब देश के समर्थन देते थे तब टिकट देते। इनकम टैक्स कमिश्नर होते हुए आपको दलितों की याद नहीं आई थी? इनकम टैक्स कमिश्नर रोहित चहल हमारे साथ जुड़ गए, रोहित चहल भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता रोहित चहल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित आपने सुना होगा, आपने उदित राज को सुना होगा, जरा उनको 1 मिनट बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास रिएक्शन के लिए आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर रैलियां कुर्सियां खाली गई, रिजल्ट आया कैसे ये मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। सर आपने कल ही ये कहा था, ईवीएम को लेकर आपने कल ही सवाल उठाए थे कि 7 चरण जो है इसीलिए रखे हैं क्योंकि आराम से जो है ईवीएम की सेटिंग की जा सके। लेकिन सर जब 7 चरण तय हो रहे थे ना, तब आप बीजेपी के सांसद थे, तब नहीं पता था आपको ये बात? कल आरोप लगा रहे हैं जब आज नतीजे आने वाले हैं।
देखिए वो मैं इतना तक सीमित था कि मैं पूरे देश का समर्थन देता था उनको, मुझे टिकट दे। नहीं, मुझे ये बताइए, तब आपको नहीं पता था? तब जब 7वें चरण का चुनाव अनाउंस हुआ था, जिस दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन आप बीजेपी के सांसद थे या नहीं थे? मेरा आंसर आप तो सुन लीजिए, मेरा आंसर सुन लीजिए। जब उन्होंने धोखा दिया मुझे 23 तारीख का अंतिम धोखा नहीं, टिकट नहीं दिया, बोलिए धोखा नहीं, बोलिए जब उन्होंने टिकट नहीं दिया मुझे। कोई नहीं, इसलिए क्यों नहीं देंगे टिकट? क्यों? तो आ गई ना बात, आ गई बात जुबान पर, जब हम पूरे देश आ गई बात जुबान पर, टिकट क्यों नहीं देगा? मुफ्त में धोखा नहीं, टिकट नहीं दिया, आ गई बात जुबान पर। रोहित चहल नहीं दिया तो मैं भी छोड़ दिया। रोहित चहल आ गई ना बात जुबान पे, वही मैं लाना चाह रहा था। रोहित जी देखिए, जिस तरीके से उदित राज जी देखिए, रोहित जी देखिए, जिस तरीके से ये नॉन डिलीवरिंग रहे, जनता से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए और लगातार एक ब्लैकमेलिंग करते हैं, आखिरी तक कहीं ना कहीं वही एक रीजन रहा कि जनता के बीच में रहे नहीं, जनता के बीच में रहते तो शायद हो सकता था, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, और टिकट नहीं दी इसलिए कांग्रेस में गए, और मुझे लगता है जिस ऐसे डूबते जहाज में गए कि उस पर कोई भी सवाल होने तैयार नहीं। ऐसा नहीं, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण रहा जनता से अगर जुड़े अभी अभी कहा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई दुख नहीं है, उन्होंने सही निर्णय लिया था। इस बीच दर्शकों को हम बताएं कि कोलकाता की तस्वीर भी हमारे पास आ रही है। बीजेपी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा है पश्चिम बंगाल में, तो किस तरह से वहां तस्वीर आ रही है, क्या कुछ वहां के कार्यकर्ता और लोग इस वक्त जश्न मना रहे, वो तस्वीर आप देखिए। कि अभी तक तो ट्रेंड आना बाकी है, अभी सेलिब्रेशन कैसे शुरू कर दिया? अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सरकार बनेगा, हमारा मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेगा, बंगाल में भी अच्छा रिजल्ट आएगा, बन गया। इसलिए हम लोग अभी सुबह से ही शुरू कर दिया। आप अभी आए, इतने सारे टी शर्ट लेके आए थे, कितने लाए थे और कितना बचा है? 520 लाए थे, खत्म हो गया, सब ट्रेंड है। अरे आपका नहीं होगा, लेकिन अभी भी तो रिजल्ट आना पड़ेगा। रिजल्ट हम लोग जीत गया, हम लोग जीत गया। सोशल मीडिया, मीडिया सर्कल, हिंदुस्तान में बीजेपी जीत रहा है, क्या करे? That's the move here outside BJP state headquarters, despite the leadership's plea to the Karyakartas not to celebrate at this moment, but the Karyakartas are already on road distributing Modi t-shirts, putting out flags, chanting slogans. That's the mood here in the BJP headquarters at the moment. With video journalist Rani Chhabra, Taposh Gupta for News X. ठीक ढंग से कमल खिलने वाला है पश्चिम बंगाल में, और ये भी तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में किस तरह से लड़ाई हुई हमने 7 चरणों में देखा है, और उसके बाद अब जबकि कमल खिलता हुआ पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। रोहित चहल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, इन तस्वीरों के बाद आप क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल के ऊपर रिएक्शन आपका? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से माटी मानुष कहने वाली ममता जी ने जिस तरीके से पूरी तरीके से एक लोगों को दबाने का, लोगों को मारने का काम किया और कहीं ना कहीं विकास को पूरी तरीके से नकार दिया, वो एक कारण था। और सबसे बड़ा कारण था बांग्लादेशी घुसपैठिए जो थे उनको बाहें फैला के वेलकम किया, उन्हें एनआरसी का विरोध उन्होंने जिस तरीके से किया, दुर्गा विसर्जन तक का उन्होंने रोक लगा दी, उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा दी, उन्होंने हनुमान जयंती के जुलूस पर रोक लगा दी, जय श्री राम मुझे एक बात कहिए, रोक लगा दी। अच्छा मुझे एक बात कहिए, वोट डाल के चुपचाप ऑफिसर्स करके किसने भेजा दुर्गा कमेटी में? पश्चिम बंगाल की जनता ने। किसने? ठीक है रोहित जी, अभी आपके पास आ रहे हैं। रवि किशन कुछ कह रहे हैं, गोरखपुर से कैंडिडेट रवि किशन बीजेपी के कुछ कह रहे हैं, वो देख लेते हैं पहले। और पूरे देश की जीत भी हम पहले से कह रहे थे कि ऐतिहासिक तरीके से मोदी जी एक बार फिर सरकार बनाने जाएंगे, जहां पर लोगों को लगता था कि मैं ज्यादा ओवर एक्साइटेड हूं, लेकिन हमको पता है क्योंकि हम जमीनी घूम रहे थे, और जो आदमी मेहनत कर रहा था, जो आदमी गांव-गांव सड़कों पे और शहरों में घूम रहा है, उसको ज्यादा पता है। हम इतने सालों से यहां रहते हैं और मैं देसी लड़का हूं, तो हमको पता था कि मोदी जी को पूरा देश लाना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, लाइव सीधा मुनि के बाद चल रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका सबसे पहला रिएक्शन, देश में इस वक्त तस्वीर जो बन रही है वो ये कह रही है कि एग्जिट पोल बिल्कुल करेक्ट थे, बिल्कुल ठीक थे, बीजेपी सरकार वापस आ रही है, अब तक 12 बजे तक के जो रुझान कह रहे हैं, सबसे पहला आपका इस पर रिएक्शन सर। ये जो रुझान है, और ये रुझान माननीय मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी जो अभियान किया, अमित शाह जी ने अभियान किया, 5 साल की नीतियां और इसकी तुलना हम 55 साल से करते थे। मोदी जी की योजना, उनके कार्यक्रम और उनके क्रियान्वयन पे देश की जनता ने उनको आज इतना बड़ा बहुमत दिया जो 2014 से ऊपर हो गया। तो निश्चित रूप से इस सब का श्रेय यदि किसी को जाता है
मोदी जी की योजना और क्रियान्वयन के लिए। और निश्चित रूप से ये देश आने वाला 5 साल एक स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है, जहां विकास की जो कल्पना 5 साल में की गई थी, उस रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए हिन्दुस्तान को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के साथ उनके विकास के लिए जो योजना बनी है उसका क्रियान्वयन होगा। मैं इसके लिए बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और देश की जनता को, जिन्होंने इतना बड़ा अवसर फिर से एक बार माननीय मोदी जी को दिया। और ये निश्चित रूप से देश की जनता इसके लिए बधाई की बात। सर, हम भी अभी आपको बधाई देते हैं या थोड़ा और इंतजार करें? पूरा छत्तीसगढ़ में मैंने जैसे कहा था 11 में हम 11 सीट जीतेंगे, मगर 10 के आसपास हम निश्चित रूप से पहुंच रहे हैं। और उनकी कलाई खुल गई। भूपेश बघेल कल बोल रहे थे 11 में 11 सीट जीतने की बात कर रहे थे। भूपेश बघेल दावा कर रहे थे जिसकी दिल्ली में प्रदेश में सरकार होती है उसके लोकसभा जीतते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके कांग्रेस के मुंह में करारा तमाचा मारा है और दिखा दिया कि उनकी नीति, गलत नीति का कैसे असर होता है। और 5 महीने के अंदर ही कांग्रेस से मोह भंग हुआ है, उनकी नीतियों से मोह भंग हुआ है। बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में जो करके कर रहे थे उसके प्रति लोगों ने विरोध किया है। और आज जो बड़ी बड़ी बातें भूपेश बघेल कर रहे थे, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सबक सिखाया। तो वो काम नहीं कर पाए, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिल रही है। जैसा आपने कहा कि 5 महीने के अंदर ही जनता समझ गई कांग्रेस को, तो ये बड़ी वजह है या फिर कुछ चमत्कार यहाँ नरेंद्र मोदी का है? बिल्कुल, सवाल यही है सर। ये सवाल थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि इतनी शॉर्ट टर्म एंटी इनकम्बेंसी कैसे वहां पर होगी, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त हुआ है वहां पर कांग्रेस की सरकार बने हुए। तो इन 5 महीनों में ऐसा क्या हो गया 5-6 महीनों में कि इतनी शॉर्ट टर्म इनकम्बेंसी जो है वो अब रिफ्लेक्ट कर रही है लोकसभा चुनाव के इन नतीजों पर, अगर ये फिगर्स जो है वो सही साबित होती है आगे? नहीं, ये सही साबित हो रहे हैं और सही साबित होंगे। और इसके दावा हम पहले भी कर रहे थे कि आज मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम से जितनी गालियां उन्होंने प्रधानमंत्री को दी है, जितनी मोदी जी की आलोचना की है, जितने मोदी जी के खिलाफ अलाप साहब नारे लगाए गए हैं, उसकी भी प्रतिक्रिया होती है। और छत्तीसगढ़ में मोदी जी के नाम से विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को है। मोदी जी के नाम और काम से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बड़ा असर है और कांग्रेस की असफलता भी उसमें है। सर, हम क्या इसे ऐसे मान सकते हैं कि सिर्फ मोदी की एक्सेप्टेंस पूरे इंडिया में इस वक्त है, हर जगह मोदी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो बड़े नेता बन चुके हैं। राज्य सरकार में कौन है कौन नहीं है, उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है, शायद लोग अपने उम्मीदवार को पहचान भी नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही चुनना था। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की जनता ने मैंडेट दिया है। और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री को चिन्हांकित करके और मोदी जी को पूरे देश की जनता ने एक मत होकर आने वाले 5 साल के लिए नेतृत्व उनके हाथ में सौंपा है। सर, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम छत्तीसगढ़ में पिछले बार 10 जीते थे, इसके पहले 10 जीते थे। और मैं पहले से कह रहा था कि 2019 में भी हम 10 सीट कम से कम जीतेंगे। मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि इतने शॉर्ट टर्म में क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले आपकी सरकार गई, तो इतने शॉर्ट टर्म में क्या चीजें रही जो आपके फेवरेबल हो गई? क्योंकि सरकार गई तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट रहा होगा पब्लिक के दिमाग में। अब इतने शॉर्ट टर्म में क्या ऐसी चीजें रही कि जो परिस्थितियां वो वापस अनुकूल हो गई, एक्सेप्ट मोदी फैक्टर, या सिर्फ वही है? झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, मैं बता रहा हूं आपको, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं। बिजली हाफ करने की बात हुई, बिजली की सप्लाई आधी हो गई है, अंधेरा हो गया छत्तीसगढ़ में, भय आतंक का राज है। गरीबों की सारी योजनाएं बंद करने की साजिश छत्तीसगढ़ में हो रही है। जिसके वादे उन्होंने किए थे उस वादे के विरोध में इनका काम हो रहा है। और सिर्फ भय और आतंक की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही थी। गरीबों के चावल की योजना बंद, गरीबों की नमक की योजना बंद, आयुष्मान भारत योजना बंद करने की बात ये करते हैं। जिस प्रकार ये निगेटिव काम छत्तीसगढ़ में हो रहा था, केंद्र की सारी योजनाओं का विरोध कर रहे थे। जनता ने कहा कि यहाँ के लिए अच्छी योजनाओं का विरोध करेंगे तो हम इस सरकार को और केंद्र में मजबूत सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे। और यही नतीजा है, यही एक रिजल्ट है कि 5 महीने के अंदर ही सरकार से जनता का भ्रम पूरी तरीके से उठ गया है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और अग्रिम बंधाई भी मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन क्या तस्वीर इस वक्त चल रही है, किसके खाते में कितनी सीट है, कितना प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, ये तमाम चीजें आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उन सभी से बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। पानी पिलाना पुण्य का काम है। सबका विकास की बात करता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सुनामी रिटर्न्स। अब ये 2019 में आप वो देख रहे हैं कमोबेश जो 2014 में आप देख रहे थे, लेकिन बढ़ी हुई ताकत के साथ। किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि इस बार जिसको अंडर करेंट कहा जा रहा है वो वेव से ज्यादा पावरफुल होगा। और ये वाकई एक नया टर्म न सिर्फ कॉइन किया गया, बल्कि ये दिख रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी कई बार कैसे काम कर सकती है। और तब सिर्फ नाम के लिए कहा जा रहा था और अब काम भी उसमें शामिल है। और नाम और काम में सुनामी कहा जा रहा था, अभी सुनामो है और मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा था। और कहीं ना कहीं मोदी अकेले नाम नहीं, जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, बस नाम ही काफी है, वो करके दिखा दिया है। और पूरा का पूरा इलेक्शन, हम लगातार बीजेपी से भी सुबह से बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन भले ही 437 सीटों के ऊपर बीजेपी लड़ी हो, लेकिन 437 कैंडिडेट नहीं थे। उसके हर जगह पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट था और वो कैंडिडेट था मोदी। चेतन जी, आपको लगता है, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड सबका रिएक्शन लेते हैं। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का यही कहना है हमारा बस एक कैंडिडेट था, मोदी। देखिए, 2014 की बात करें और अब की भी जो चुनावों की बात करें, न्याय स्कीम के साथ मैं इसको थोड़ा सा इसको जोड़ूंगा। एक पार्टी जिसकी दुकान खाली थी फिर भी उसे सामान बेच दिया, और जिसकी दुकान भरी हुई थी वो थोड़ा सा समझा नहीं पाए। यहाँ पर मुझे ये जो रुझान आ रहे हैं, इन सब चीजों से, रुझानों से मुझे समझ आ रहा है। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है ना, बीजेपी तो ये काउंटर करती है, कहती है सेलेबल प्रोडक्ट होगा तभी तो सेल कीजिएगा ना जी। सेलेबल प्रोडक्ट नहीं देते, देखिए बीजेपी का तो नाम, बीजेपी मुक्त सरकार हो गई है, मोदी आगे बीजेपी पीछे हो गई है। 30 सेकंड। मैं पहले ये सोचता था कि कांग्रेस का वार रूम कमजोर है और वॉरियर कमजोर है। आज ये पता चल गया कि कांग्रेस का वार रूम भी कमजोर है और उसका वॉरियर भी कमजोर है। क्यों? क्योंकि आपको 2014 में नहीं पता चला था। क्योंकि कांग्रेस जो है पीछे साफ दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज पार्टी थी। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, नवजोत सिद्धू क्या कह रहे हैं, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी आप बोलिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे थे उस समय, और ये इन्होंने योगी जी ने क्या बोला था, हिंदुत्व के बारे में क्या क्या बोला गया था। राजनीति खत्म हो गई, राजनीति के बारे में कोई भी चर्चा करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। लेकिन जिस दिन ये बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने 142 रैलियां की, तो ये कांग्रेस ने बोला कि हमने तो 158 रैलियां की। अब ये पहुंचाने में कमी कहाँ रह गई आपकी, और कैसे पहुंचाना चाहते थे आप? एक समझाने की बात है, समझने की बात है, जो समझाने और समझने का फेर हो गया है यहाँ पर। अभी देखिए क्या हुआ है 5 साल में, अगले 5 साल में क्या होने वाला है जनता के सामने आ जाएगा। सर, आप ये डर की राजनीति करना बंद कर दीजिए। अब ये सवाल है, ये डराइए मत, ये लोग डरने वाले नहीं है। हाँ बोलिए, जल्दी। की बात यह है कि ये चुनाव स्ट्रांग और स्टेबल लीडरशिप पे था। मोदी जी ने कन्विंस किया कि ये स्ट्रांग लीडर हैं, बाकी ऑपोजिशन के पास फेस नहीं था, राहुल गांधी नहीं कर पाई, सीधी बात है। ऑपोजिशन के पास कोई एक फेस नहीं था, ये जनता क्लैरिटी चाहती थी। बिग फेलियर आपको लगता है? नहीं, कोई फेलियर नहीं। क्या है, देश को कहाँ ले जाएंगे मोदी जी? वो झाड़ फूंक वाली राजनीति कर रहे हैं कि तुम मेडिकल नहीं, कंप्यूटर नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, ये झाड़ फूंक वाली जो आज से 20 साल 50 साल बाद पहले हमारे देशों में चलता था, तंत्र मंत्र वाली, तो उस राजनीति को आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा दिया मोदी जी ने। जनता को उसी से बहलाया जा रहा है, क्योंकि बोलते हैं मंदिर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, लेकिन किसी को भगवान राम के नाम अगर बिहार की भावनाएं जुड़ी हुई है। आचल जी, अगर बिहार का मॉडल ले, लालू यादव दोबारा प्लीज। नहीं, आचल जी भगवान राम को मानते तो है, लेकिन उनका अस्तित्व क्या है कोई नहीं बताता, उनका मंदिर कब बनाएंगे कोई नहीं बताता। तो भावनाओं को बरकरार, बस बिहार मॉडल को अगर लिया जाए, लालू और नीतीश की तुलना की जाए, तो आप देखेंगे कि 30 वर्षों में आज जिस जगह पर दोनों खड़े हैं, नीतीश शुरू से ही जातीय समीकरण के हिसाब से भी और नेता के रूप में भी उनके सहयोगी थे, लेकिन
सुनामी था, मोदी सुनामी इसका नाम जो है, मोदी सुनामी। और मैंने ट्वीट करके जो है मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन कर दिया। और जो हम लोग जाते थे, अमेठी भी हम गए थे, तो जो पूरे देश का माहौल था, अब उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो हमको अफसोस है। तो ये जीत मोदी जी का जीत है। अमेठी तक में राहुल जी पीछे भी चल रहा है। बिल्कुल, हम अमेठी गए हुए थे, उत्तर प्रदेश में हम अमेठी गए थे स्मृति जी के चुनाव प्रचार में, और भयंकर वहाँ के लोगों में जो है उत्साह था। और ये लोग जो निगेटिव प्रचार करते रहे, और मोदी जो मोदी खाली एंटी मोदी एंटी मोदी एंटी मोदी, उन्होंने इन लोगों को राष्ट्र की कोई चिंता नहीं, तो लोगों ने बदला दिया। सर बिहार में तो 40 के सीट 38 पे अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमने कहा था बिहार में 40 सीट लेंगे, एक आध दो कहीं हो जाए तो हो जाए। और जितने बड़े बड़े नेता बनते थे सब लोग जो है ना, वो पता चल गया, सबकी अपनी हैसियत का पता चल गया। लोग जो एंटी मोदी एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई थी, उसकी हवा निकल गई, क्योंकि मोदी को उसके काम की वजह से लोग सराहते हैं, और काम है जिसकी वजह से वो दिल पर उतरे हुए हैं। क्या इस कदर किसी के दिल में समा जाना, ये काम की वजह से भारतीय इतिहास में ये जोखिम अब लोग लिया करेंगे कि काम गिनाकर उस विमर्श को बनाकर चुनाव में जाया करेंगे, या वैसी कोई इमोशनल वेव की तलाश रहेगी जैसी अक्सर देखा है हमने? देखिए, काम भी है, बात भी है, प्रबंधन भी है और नियोजन भी है। ये सारी मिलीजुली जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यही जो आज बीजेपी का परचम और एक व्यक्ति का चेहरा, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर जो आगे बढ़ा है। और इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए दिनेश कि संघ का काडर भी काम किया है। संघ का काडर सामने नहीं दिखाई देता, चेहरा भले ही मोदी है, लेकिन संघ भी पीछे से उसी ताकत। एक बात जो कही जाती थी कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनार्की। नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी ही पोस्टर में, नरेंद्र मोदी का ही नाम और नरेंद्र मोदी ही सब जगह दिखाई देते हैं। क्या ये भी ये अनुशासन है असल में पार्टी के भीतर, और उसी की वजह से ये वोट मिल रहे हैं? या फिर आपको लगता है कि वो लोग जो मुखर रहे हैं ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी अपने अलावा कहीं और कुछ नहीं चाहते कि दिखाई दे, ये असल में उस मायने में सच है? मेरे ख्याल से 2014 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये नैरेटिव भी बदल दिया कि व्यक्ति बड़ा नहीं, संगठन बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से जो संकल्प पत्र में विजय संकल्प पत्र बाद में हो गया, वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ही उसे आगे बढ़ाया। मुझे लगता है ये जो नारा दिया गया कि अब की बार मोदी सरकार 2014 में, और सबका साथ लेना है, अभी इस लाइन का भी विकास होने दीजिए। इस बार ही बोला गया फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी के नाम से शुरू, मोदी के नाम अभी जरा 4-5 यहाँ तक पहुँचने दीजिए। जल्दी। नहीं, देखिए क्या है कि 2014 में अब में बहुत फर्क आया है। 2014 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, उस नाराजगी के खिलाफ मोदी के सामने चेहरा है। इस बार मोदी लहर है, मोदी ने अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया, और उसके चलते आज ये मोदी ही एक चुनाव लड़े अकेले। एंटी इनकम्बेंसी था, ये प्रो इंदिरा गांधी। तो चेतन जी जवाब दीजिए, ये तो रेफरेंडम हुआ ना पिछले 5 साल के काम पर, आप कहीं थे नहीं और मोदी सरकार को लोगों ने अच्छा माना। लोग कहते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी हुई है। अब देखिए, अभी ये डिलीवरी जो हुई है वो पता नहीं कहाँ हुई है। चुनाव जो नजर आपको नजर नहीं आ रही, वोटों में तो नजर आ रही है। मुझे बता दीजिए ना, एक संस्थान का नाम बता दीजिए जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो। संवैधानिक संस्थान ईसी पे देखिए कल से क्या चल रहा है सभी न्यूज चैनल्स में कि भर भर के कहां जा रही है। दूसरी, अशोक लवासा साहब ने पहली बार किया था, एक करके। जब सेशन साहब ने पहली बार, उस समय राजीव गांधी जी ने जब वो इसका निर्माण किया गया था इस संस्था का, तो एक सिंगल आदमी के ऊपर थी, लेकिन उन्होंने फिर 2 को बनाया गया, अब 3 को बना के आप देख लीजिए क्या हो रहा है। एक व्यक्ति को इसमें 5 कंप्लेनों पे डिसेंट देते हैं, और उनकी नाराजगी जाहिर करने की उनको क्या बोलना पड़ रहा है? समझिए, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। चेतन साहब, और देखिए, जनता जो जीता वो ये बढ़ी हुई स्क्रूटनी का जमाना है, लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक चीज पब्लिक स्क्रूटनी में है। चेतन साहब, बरखुरदार MCA 21 अगर आपने सुना हो, MCA 21 क्या है? मेरे साथी विकास साहब बैठे यहाँ पर, वो बता देंगे इसके बारे में। MCA 21 GDP में जिसमें एक फर्जी रोजगार, फर्जी मुनाफे, ये सब जो दिखा दिए गए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है।
लेकिन एक मिनट ये संस्थानों की बात जब की जाती है, संस्थानों पे खतरा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट की जाती है, ये क्या ड्राइंग रूम की डिबेट ज्यादा है और जनता जनार्दन जो है वो अलग मुद्दों के ऊपर। निमिष प्लीज, आपकी बात से सहमत हूं। ये ड्राइंग रूम की डिबेट ज्यादा होती क्योंकि जनता को आमतौर पे उनसे कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता। उन्हें अपने इश्यूज से कंसर्न है, उन्हें अपनी सिक्योरिटी से कंसर्न है, उन्हें कंट्री से कंसर्न है, उन्हें अपनी आप चीजों से कंसर्न है और उन्हें लीडर से कंसर्न है, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण साहब, ये नतीजे तो आपके लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी को और कई गुना बढ़ा देने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक ऐसा टास्क हो जाने वाला है जिसमें जनता की उम्मीदें पता नहीं कहां पहुंची हुई हैं। क्या आपको कहीं ये चैलेंज थोड़ा सा अंदर बटरफ्लाईज भी देता है कि हम कैसे वो कर पाएंगे जो जनता चाह रही है, या आपको अब पता चल चुका है नब्ज क्या है जनता की? नहीं, देखिए 2014 का अगर हम देखें तो उस वक्त हमने एक होप और एक उम्मीद की भावना देश में जगाई थी मोदी जी ने, और उसके ऊपर परफॉर्मेंस का ये 5 साल का हम उसके मैंडेट लेने के लिए दोबारा 2019 में गए। तो यह बात महत्वपूर्ण है कि 2014 में भी हमने जनता को कुछ प्रोमिसेस किए थे, जनता को कुछ आकांक्षाएं अपेक्षाएं हमसे थी, और उसको हमने उस पर हम पूरी तरह उतरे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का देख ले, 4 महीने में आज पूरी तरह से कांग्रेस और अपोजिशन नतीजों में बदलते हैं तो एक बात तय है कि सर्वेज ने इस बार काफी अच्छे से पढ़ा, सैंपल ठीक पकड़े गए, लोगों से बात ठीक हुई और सर्वे लगभग एग्जिट पोल्स उधर जा रहे हैं जिधर लोगों ने सोचा। लेकिन बीच में सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ ये कहा जा रहा है कि नीचे जा रहा था, लेकिन पुलवामा बालाकोट के बाद वापस ये ऊपर गया है। तो असल में ये मोटे तौर पर जो लास्ट माइल डिलीवरी कह रही थी अभी मेरी सहयोगी, असल में वो हुआ है जिसकी वजह से ये जनादेश है, या बालाकोट के बाद एक इमोशनल सर्ज है जिसकी वजह से ये मैंडेट आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं बालाकोट में हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं देश की जनता इस बात को फर्क को समझ रही थी कि एक डिसीजिव और मजबूत नेतृत्व का क्या फर्क है। 26/11 में जो हुआ उसके वक्त कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, उनका रिस्पांस कैसा था? देखिए, दुखद घटना 26/11 भी थी और पुलवामा भी थी, आतंकवादी हमला था, उसके ऊपर जो एक्शन होता है उसको फर्क को लोगों ने सामने देखा। लेकिन ये नहीं हुआ कि पुलवामा हो गया तो हमने ये कर दिया। हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयार, एक दिन में कोई इस तरह से काम नहीं कर सकता। ये सरकार की पूरी सोच होती है, नेतृत्व का वो होता है, नेतृत्व का जो मजबूती से उसकी जो सोच होती है, उस बात का स्पष्ट प्रकटीकरण है पुलवामा के बाद का। तो वह जनता को दिखा और जनता ने एक्सेप्ट किया। तो यह बात स्पष्ट रूप से हम लोगों को माननी चाहिए। वो ये कहते हैं कि के लिए रुकेगा। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक भी इस वक्त जुड़ रही हैं। पंखुड़ी, तमाम एग्जिट पोल्स आए, 14 एग्जिट पोल्स आए, राजीव शुक्ला ने कहा ये एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए है, मनोरंजन के लिए है, तो 14 चुटकुले फूटे। अब ये पता लग रहा है कि ये रियलिटी है। वी आर लुकिंग एट 342, 341 एनडीए जो अभी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। तो अभी आपका क्या रिएक्शन है? अभी भी आप डिनायल मोड में रहने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी एग्जिट पोल्स को एंडोर्स नहीं करती है। हम लोग एग्जिट पोल में विश्वास नहीं रखते, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कभी भी हमने किसी भी एग्जिट पोल का समर्थन नहीं किया, और एग्जिट पोल्स कभी सही आते हैं, कभी गलत आते हैं। बाकी जो जनता का मत है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और हम स्वीकार कर रहे हैं अगर हमारे में जो कमियां हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। की बात है, एग्जिट पोल ईवीएम के मामले में तो ये लागू नहीं है, हम भरोसा नहीं रखेंगे। जी पंखुड़ी, ये बताइए सबसे बड़ी कमी कौन सी है आपके अंदर? देखिए, ईवीएम को जिस तरह से, देखिए कमी यही है कि जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, हमारे कम्युनिकेशन में कमी है। इतनी सारी रैलियां हुई, प्रचार के सभी माध्यमों का आपने इस्तेमाल किया, विज्ञापन किए, कैसे नहीं पहुंचा पाए? मतलब क्या मोदी सरकार और उनके जो साथ में लगे हुए लोग थे वो क्या अलग कर गए जो आप नहीं कर पाए? क्यों नहीं पहुंचा पाए?
देखिए, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि स्क्रीन टाइम कांग्रेस पार्टी को कितना मिलता है और भाजपा को कितना मिलता है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन उसको छोड़ के देखा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भाजपा का है, वो बहुत बेहतरीन है। हम लोग अभी उस तरह से पंखुड़ी स्क्रीन टाइम के लिए ड्राइंग रूम्स में लड़ रही थी या जनता के? आप हमें पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दीजिए, आप हमें दिखाइए मत और हम खुद ही मतलब लड़ते रहे, तो ये तो फेयर नहीं है ना। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ट्विटर पे बहुत ज्यादा आप हमारी कहाँ रैलियां आप लोग दिखाते हैं? अच्छा, अब आप मीडिया के सर पे ठीकरा फोड़ेंगे, आत्मंथन अभी भी नहीं करेंगे। दैट्स अप टू यू, दैट्स योर कॉल। नहीं, मीडिया आप भी जानते हैं स्क्रीन टाइम में कितना फर्क रहता है। नहीं, पंखुड़ी, क्या आप सारी चीजों को स्क्रीन टाइम, ईवीएम, एग्जिट पोल पे आप भरोसा नहीं करती? क्या आप इस तरह नहीं, आपने आत्मावलोकन वाली बात कही तो सही पंखुड़ी, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो एक सीरियस कॉल है। जनता का मत स्वीकार किया है, कब नहीं किया है? नहीं, जनता का मत आपने स्वीकार किया है, लेकिन तमाम बहानों के साथ। देखिए, हम तो अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं। हम अगर अपनी बात नहीं, एक तरह यहाँ मेहमानों से भी समझ लेते हैं कि क्या प्रचार के मामलों में आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छी है और इसलिए वो बाजी मार जाती है? देखिए, वो तो है, प्रचार के मामले में तो बीजेपी को ज्यादा स्पेस मिलता है, ये तो कोई भी ना नहीं कहेगा। आप लोगों के हाथ पकड़े हुए हैं विपक्षी पार्टी? नहीं, कभी भी नहीं। मगर बीजेपी के पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम पार्टी के बेटा, कोई किसी पार्टी के पास नहीं है। ये रिसोर्सेज के मामले में क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी ये कह सकती है कि हम रिसोर्सेज के मामले में कमजोर हैं? निश्चित रूप से फंड के मामले में तो आज की डेट में कहा जाए, आज की डेट में आंकड़े हैं, लेकिन ये कहा जाए यदि सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को ये स्टैंड नहीं कर सकी, इतने सालों में इस स्थिति में नहीं बना सकी, तो ये दोष उसका है, किसी मंडोला साहब। ये नहीं, पंखुड़ी जी से सवाल है, 277 सीटें हैं। मैं बराबर कह रहा हूँ इस बात को कि जहाँ गैर बीजेपी सरकार है, अगर आप उन सीटों को भी नहीं कर पाए अपने कब्जे में, आज मध्य प्रदेश में क्या हालत है, राजस्थान क्या हालत है, छत्तीसगढ़ क्या हालत है, हरियाणा देख लीजिए और पश्चिम बंगाल आप देखिए, मतलब जहां पर मैं गैर बीजेपी सरकार है, मतलब बैड कम्युनिकेशन तो है ही, बायपोलर कॉन्टेस्ट में भी नहीं कर पाएगी लोग। मैं वही कह रहा हूँ। क्विक रिएक्शन, ना नेता है ना विचार है, फिर मीडिया के ऊपर क्यों? ठीक है, क्विक रिएक्शन। मीडिया पे तो ठीकरा नहीं फोड़ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व तो नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस को? ये बात नहीं है, आपको खाली रैली से और सभाओं से वोट नहीं मिलेंगे, आपको जाकर के निरंतर, और अब विपक्ष को मंथन करना पड़ेगा अगले 5 साल तक वो किस तरह से लोगों के साथ जुड़े और सत्तारूढ़ दल की जो विफलताएं हैं, जो एक विपक्ष का काम होता है और एक पॉजिटिव ऑपोजिशन का जो काम होता है, उसे काम करके लोगों के साथ जुड़ करके अगले 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप अमित शाह की चाणक्य नीति से कॉन्टेस्ट कर रही है मैम, टीना फैक्टर कब तक चलेगा? देखिए, मेन ये बात जो चल रही है, इसमें मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगी कि मैंडेट को हम बड़े तहे दिल से स्वीकार करते हैं, और चाहे हम ऑपोजिशन में हो या हम चाहे जिसमें भी हो, उसी तरह से हम जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। पर ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो प्रचार तंत्र था वो एक तरह से रियल मुद्दों पर, प्रचार तंत्र की कमी, प्रचार तंत्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल मुद्दों पर हावी हो। नहीं, लेकिन अब ये लग रहा है कि अब जनता का ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी भी लग रही है कि ईवीएम और प्रचार तंत्र हम तब कहने लगेंगे जब फिगर्स हमारे हक में नहीं जाएंगे। जो था कंफ्यूज प्रचार किया गया, शंकर, ये बताइए कि आपने वो स्तर डेवलप कर पाएंगे, नेता कब प्रोजेक्ट कर पाएंगे जब आपने परफॉर्म किया होगा। परफॉर्मेंस के मामले में क्यों असल में ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी को मानने के लिए तैयार नहीं होता? देखिए, कांग्रेस के हारने की तो तमाम वजह हैं। उनके पास नैरेटिव की कमी थी। जब आप बेगूसराय के गांव में जाकर राफेल को मुद्दा बना रहे हैं जिससे जनता कनेक्ट नहीं कर रही है, आपको मुद्दा बेरोजगारी बनानी चाहिए या फिर न्याय बनाना चाहिए, जिसके अंदर आपने 72,000 कमिट किया। तो इसका मतलब कि आपके पास नैरेटिव या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस मुद्दे से जनता कनेक्ट करेगी। राहुल गांधी ने सोचा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर की जो ऑनेस्टी की इक्विटी है वो काफी ज्यादा है, उसको जब तक डैमेज नहीं करेंगे तब तक कोई काम बनने वाला। ये चला क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 72,000 भी क्यों लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको
जब किसी लड़ाई को लड़ना पड़ता है तो आपको उसी तरह का साजो सामान जुटाना पड़ता है, उसी तरह की मैन पावर, उसी तरह की ट्रेनिंग। सबसे बड़ी चीज है क्रेडिबिलिटी का। जो मैंने कांग्रेस को पिछले 20-30 साल में समझा है कांग्रेस को, तो कांग्रेस में को लगता था कि वो स्वाभाविक पार्टी है जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है, लेकिन जब अपोजिशन में सस्टेन करना है और अपोजिशन को लीडरशिप देनी है, तो इस इलेक्शन की 2017 के जो आम चुनाव है उसकी जब मैं बात करूं तो एक अपोजिशन पार्टी, एक लार्जर अपोजिशन पार्टी, एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पूरी तरह विफल साबित हुई उन सारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों मतलब को आप ये नेतृत्व कह रहे देने हैं कि में। कांग्रेस को ये नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन कैसे प्ले करना है? नहीं, ये सवाल क्रेडिबिलिटी, सबसे बड़ा सवाल है कि ये सवाल कांग्रेस पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी का था कि कांग्रेस पार्टी अपनी साख की जो गुणवत्ता होती है इस ढंग से विकसित नहीं कर पाई। राम माधव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस ढंग से विकसित नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी कि वो मोदी सर हमारे साथ राम माधव साहब जुड़ रहे हैं। राम माधव साहब बहुत स्वागत है आपका, अगर आप हमारे साथ हमारी आवाज सुन रहे हैं। आपका एक स्टेटमेंट हमने बीच में इलेक्शंस के दौरान सुना था जिसमें आप बहुमत को लेकर कहीं आशंकित नजर आ रहे थे कि क्या हम वहां तक पहुंचेंगे जहां सरकार बन जाए 272, लेकिन फिर आखिरी फेज के बाद आपने ये कहा कि नहीं, हम बहुत आसानी से सरकार। थोड़ा आगे बढ़िए, आप थोड़ा आगे बढ़िए। उस समय अब तो टैली बहुत आगे बढ़ गई है सर। अब उस समय भी मैंने वो कहा नहीं था, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो ये अगर 341 आप लोगों के लिए नतीजों में बदलता है तो ये तो आपकी बहुत भारी विक्ट्री होगी, तो उसके लिए ये मानते हुए कि वैसा होगा आपको बधाई भी दे देते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, किस बात पर मिला हुआ मैंडेट है आपको? ये तो हम बहुत इस मैंडेट से बहुत प्रसन्न स्वाभाविक रूप से है। इस देश का 130 करोड़ जनता ने इस चुनाव को अपने कंधे पर उठाया है। मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का एक संकल्प जैसा इस देश की जनता ने कर लिया है। मोदी जी का नेतृत्व और सरकार के 5 साल की उपलब्धि के लिए देश की जनता ने दिया हुआ एक पॉजिटिव मैंडेट है। दिस इज ए पॉजिटिव वोट इन फेवर ऑफ मोदी जी लीडरशिप एंड हिज 5 years ऑफ हिज परफॉर्मेंस। इसी का अच्छा नतीजा हमको मिला है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे राम माधव जी कि इन 437 के करीब सीटों पर जिस पर बीजेपी ने कंटेस्ट किया है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो हर जगह पे लोकल कैंडिडेट्स की भी एंटी इनकम्बेंसी को मात दे दी मोदी के नाम ने। तो आपको लगता है कि अगर श्रेय जाता है, पूरा सेहरा बनता है इस जीत का, तो वो मोदी जी के लिए बनता है? नहीं, जो यह चुनाव मोदी जी के पक्ष में देश की जनता के द्वारा दिया गया यह एक ओपिनियन है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह फैक्टर्स आप जो बोलते हैं वो हमारे अपना क्रिएशन है। हमारे सांसद लोग भी जहां कहीं भी है वह सब अच्छा काम किए हैं। और इस समय तो हम जहां हमारे एक्सपेक्टेशन से भी परे होकर, जैसे तेलंगाना जैसे राज्य में आज 6 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही है, और इस प्रकार का नतीजा बंगाल का आपने देखा, उड़ीसा का आपने देखा, एक बहुत बड़ा प्रबंधन जैसे एक माहौल मोदी जी के पक्ष में देश की जनता ने दिया। राम माधव साहब, ये सवाल जो आपसे किया गया असल में इसकी वजहें भी हैं। जब नरेंद्र मोदी साहब के नाम पे सीधे वोट मांगने की बारी आती है तो लोग बगैर कुछ देखे हुए वोट दे देते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, चाहे कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो। लेकिन जब भी हमने बीच में देखा कई असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जहां थी वहां से भी उसको जाना पड़ा, जहां परफॉर्मेंस के नाम पे रिपीट हो रही थी। वसुंधरा मोदी तो इससे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो ये नारे दिए गए और कहीं ना कहीं ये बोला गया कि लोकल कैंडिडेट्स मजबूरी है लेकिन मोदी जरूरी है, इसलिए आपको लगता है कि अरे ऐसा है ना, बीच में 3 चुनाव ऐसे थे जिसमें हमको असेंबली में सफलता नहीं मिली। कई चुनाव ऐसे रहे हैं 5 साल में जिसमें हमें बहुत भारी सफलता भी मिली है, वो बात आप भूल जाते हैं। इसलिए वो जो 3 चुनाव का विषय था उस पर हमने सही विश्लेषण कर लिया है। आज के दिन में यह चुनाव मोदी जी का कर्तृत्व और मोदी जी का नेतृत्व पर जनता का मोहर। राम माधव साहब, आपकी निगाह। एक सवाल जरूर बनता है, आपने 3 चुनावों का जिक्र किया तो मुझे ये बता दीजिए, कर्नाटक में ये माना जा रहा था कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 3 होने जा रहा है, जिसपे थोड़ी देर का विराम लगाया गया। अब जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सरकारें खतरे में आने वाली है क्या?
हम लोकतंत्र पर पूरा विश्वास रखकर चलने वाले लोग हैं। इस समय जो जनता ने हमारे पार्टी को, मोदी जी को जो मतदान दिया, उसका पूरा आनंद और उसका सम्मान करते हुए देश में अच्छी सरकार बनाकर आगे बढ़ेंगे। राम माधव साहब, क्योंकि अब इतना बड़ा जनादेश आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जम्मू कश्मीर पर आप खास रुचि रखते रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो टर्बुलेंस बीते दिनों दिखाई दिया है, क्या इस बार आप लोगों के टॉप प्रायोरिटीज में जम्मू कश्मीर में शांति, स्थायित्व ये भी है क्या, और उसके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, इस बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट चुनाव में हम 3 सीट पर आगे है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तीनों सीट हम जीतेंगे अच्छी तरह। और आगे असेंबली का चुनाव भी आएगा तो वहां भी बीजेपी फिर से पहले से ज्यादा, लास्ट असेंबली से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, यह विश्वास हमको है। तो आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर को एक शांति और विकास की दिशा में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। बिना बीजेपी का जम्मू कश्मीर में और 35A में ले जाने की दिशा में क्या काम होगा? वो सारे विषयों पर समय पर जरूर जो भी उचित विचार होगा वो किया जाएगा। मैनिफेस्टो में चीजें हैं